नमस्कार। सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था मेवाड़ का सिसोदिया वंश, उसके बाद में पढ़ा था हमने मारवाड़ का राठौड़ वंश और उसके बाद हमने पढ़ा था बीकानेर का राठौड़ वंश। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में भाटी वंश। तो राजस्थान में भाटी वंश यानी जैसलमेर का भाटी वंश। जैसलमेर का भाटी वंश बहुत अच्छा पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में इनसे संबंधित अवश्य ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें भाटी वंश के बारे में उनका सामान्य परिचय देखना है कि सामान्य परिचय ये भाटी कौन थे, कहाँ से आए थे और राजस्थान की कौन सी क्षेत्र में ये सबसे पहले आए थे। भाटी वंश के शासकों के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थे, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये राजस्थान का दक्षिण भाग है, ये पूर्वी भाग है और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। ये जो जिला है राजस्थान का, जो पश्चिमी जिला है, ये जिला जैसलमेर है, जैसलमेर। और ये राजस्थान का जो उत्तर और पूर्वी जिला है, ये हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ और गंगानगर के साथ पंजाब की सीमा लगती है, पंजाब की सीमा लगती है। पढ़ने जा रहे हैं हम जैसलमेर का भाटी वंश। तो जैसलमेर और हनुमानगढ़, और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन दो जिलों के साथ पंजाब राज्य की सीमा लगती है। तो पंजाब राज्य से यानी भाटी वंश के शासकों का, भाटियों का मूल स्थान था, मूल स्थान यानी भाटियों का जो मूल स्थान था वो पंजाब था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न परीक्षा में एक बार का पूछा गया है, ये प्रश्न परीक्षा में एक बार का पूछा गया है कि भाटी वंश के शासकों का मूल स्थान कौन सा था। तो भाटी वंश के शासकों का जो मूल स्थान था, यानी भाटी वंश के शासकों का जो मूल स्थान था वो पंजाब था। ये भाटी वंश के शासक सबसे पहले पंजाब से, क्योंकि पंजाब के नजदीक राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लगता है और ये हनुमानगढ़ जिले में सबसे पहले आए थे, यानी हनुमानगढ़ जिले में भाटी वंश के शासक सबसे पहले आए थे। अब जो पहला शासक आया था उसका नाम बट्टी था, बट्टी, उसका नाम बट्टी था। यानी भाटी वंश का जो प्रथम शासक जिसने राजस्थान में भाटी वंश की स्थापना की थी, उस शासक का नाम बट्टी था, बट्टी। तो बट्टी ने 7वीं शताब्दी में यानी बट्टी ने 7वीं शताब्दी में और 7वीं शताब्दी में राजस्थान में भाटी वंश की स्थापना किए थे, भाटी वंश की स्थापना किए थे। अर्थात 7वीं शताब्दी में बट्टी नामक एक शासक हुआ था जो भाटी वंश से संबंधित था, और इसने बट्टी नामक शासक ने राजस्थान में भाटी वंश की स्थापना की थी। इसी कारण भाटी वंश का संस्थापक यानी भाटी वंश का जो संस्थापक है वो बट्टी नामक शासक को माना जाता है। बट्टी नामक शासक को भाटी वंश का संस्थापक माना जाता है। भाटी वंश का आदि पुरुष और भाटी वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष और मूल पुरुष, यानी भाटी वंश का आदि पुरुष और मूल पुरुष माना जाता है, वो भी बट्टी नामक
राजा को माना जाता है, यानी भट्टी नामक राजा को माना जाता है। अब ये भाटी वंश है, इनके बारे में अलग अलग उल्लेख हैं कि भाटी वंश के शासक अपने आप को क्या मानते थे। तो भाटी वंश के शासक अपने आप को चंद्रमुखी यादव मानते थे, अपने आप को चंद्रमुखी यादव यानी चंद्रमुखी यादव, यानी भाटी वंश के शासक अपने आप को चंद्रमुखी यादव मानते थे, जबकि ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की संतान मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की संतान, यानी जो भाटी वंश के शासक थे उनसे पूछा गया था कि आपके बारे में कोई उल्लेख है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये हम हैं, जो शासक हैं वो चंद्रमुखी यादव हैं और भगवान श्री कृष्ण के संतान हैं। अर्थात भाटी वंश के शासक, यानी भाटी वंश के शासक अपने आप को चंद्रमुखी यादव बताते थे और साथ में भगवान श्री कृष्ण की संतान भी ये बताते थे। तो भाटियों का जो मूल स्थान था वो पंजाब था। अब इसी के बारे में अब जो पढ़ते हैं तो इसमें हमें मिलता है कि जो जैसलमेर है, यानी हनुमानगढ़ को छोड़कर, हनुमानगढ़ सबसे पहले हनुमानगढ़ में आए थे और उसके बाद हनुमानगढ़ को छोड़कर राजस्थान की ये पश्चिम भाग में आ गए। पश्चिम भाग का अर्थ यानी जैसलमेर। तो जिस प्रकार ए बी लाल के अनुसार, ए बी लाल के अनुसार यह वही मरुस्थल है, यह वही मरुस्थल है, यानी ए बी लाल के अनुसार यह वही मरुस्थल है जिसे वर्तमान में हम जैसलमेर कहते हैं। यानी यह वही मरुस्थल है जिसे वर्तमान में जैसलमेर कहते हैं। अब जैसलमेर यानी अब इस स्थान पर जो जैसलमेर है, इस स्थान पर प्राचीन समय में समुद्र होने का प्रमाण प्राप्त हुआ था, यानी समुद्र था इस स्थान पर। और जो प्राग ऐतिहासिक कालीन समय में इस स्थान पर समुद्र होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। समुद्र होने का प्रमाण प्राप्त किस प्रकार हुआ था कि जैसलमेर जिले, जिस स्थान पर जैसलमेर जिला है, इस स्थान पर प्राचीन समय में जीवाश्म के अवशेष पाए गए थे और जीवाश्म के अवशेष को देखकर यह पता लगाया गया कि आज जो जैसलमेर है इसके स्थान पर प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल समुद्र था और विशाल समुद्र के स्थान पर आज एक जैसलमेर यानी मरुस्थल का विस्तार हुआ है। और मरुस्थल का जो महत्वपूर्ण जिला है, यानी राजस्थान के जो पश्चिम भाग का जो महत्वपूर्ण जिला है वो जिला राजस्थान का जैसलमेर है। जैसलमेर अब इसमें पढ़ते हैं तो ये भट्टी नामक शासक ने सबसे पहले बटनेर नामक स्थान, यानी बटनेर नामक जो कस्बा था इनकी स्थापना किए थे। बटनेर नामक कस्बे की स्थापना की थी वो भट्टी नामक शासक ने किए थे। ये बात है 285 ईसा पूर्व, यानी 285 ईस्वी में बटनेर नामक स्थान की जो स्थापना की थी वो भट्टी नामक व्यक्ति ने की थी। और भट्टी नामक व्यक्ति भाटी वंश का संस्थापक और भाटी वंश का आदि पुरुष और भाटी वंश का मूल पुरुष कहलाता है, यानी भाटी वंश का मूल पुरुष कहलाता है। अब जो इस जैसलमेर के बारे में है तो राजस्थान का ये पश्चिमी जिला है। अब ये जिस प्रकार बटनेर को छोड़कर ये राजस्थान के पूर्वी भाग में आ गए और राजस्थान के जैसलमेर जिले में भाटी वंश रहने लगे। तो भाटी वंश का जो राजस्थान में अधिकार है, अधिकार था वो राजस्थान के दो ही स्थानों पर था, जैसलमेर और हनुमानगढ़। यानी राजस्थान के कितने स्थानों पर, यानी राजस्थान के कितने क्षेत्रों पर भाटी वंश के शासकों का अधिकार था, तो राजस्थान के दो स्थानों पर, राजस्थान के दो क्षेत्रों पर भाटी वंश के शासकों का अधिकार था। वो दो क्षेत्र थे जैसलमेर और हनुमानगढ़। सबसे पहला यानी भाटी जब मूल रूप से ये पंजाब के थे, भाटी मूल रूप से पंजाब के थे और जब ये राजस्थान में आए थे तो सबसे पहले ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आए थे। हनुमानगढ़ जिले में 285 ईस्वी में इन्होंने बटनेर नामक एक शहर बसाया था और बटनेर नामक स्थान को यानी बटनेर नामक शहर को ही वर्तमान में हनुमानगढ़ कहते हैं। तो हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम मिलता है, वो बटनेर है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड प्रदेश बताया गया है।
मांड प्रदेश, यानी जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो मांड प्रदेश भी बताया गया है। अब गटियाला शिलालेख, गटियाला शिलालेख, गटियाला शिलालेख यानी गटियाला शिलालेख से यह प्राप्त होता है, गटियाला शिलालेख से यह प्राप्त होता है कि जैसलमेर का जो प्राचीन नाम था वो मांडव प्रदेश था। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर का बाटी वंश, जैसलमेर का बाटी वंश। ये जो जैसलमेर का बाटी वंश है ये मूल रूप से पंजाब के थे, ये मूल रूप से पंजाब के थे। और बाटी वंश का जो शासक थे वो सबसे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आया था। उस शासक का नाम बट्टी था, उस शासक का नाम बट्टी था। बट्टी ने 7वीं शताब्दी में, बट्टी ने 7वीं शताब्दी में और बटनेर नामक एक शहर बसाया था, जिसी शहर को यानी उसी शहर को वर्तमान में हनुमानगढ़ कहते हैं। और 7वीं शताब्दी में ही, 7वीं शताब्दी में ही बट्टी नामक शासक ने, बाटी नामक शासक ने बाटी वंश की स्थापना की थी। अतः बाटी वंश का आदि पुरुष और बाटी वंश का जो मूल पुरुष है वो बट्टी नामक शासक है, बट्टी नामक शासक है। अब हनुमानगढ़ को जिस प्रकार बट्टी नामक शासक है वो अपने आप को चंद्रमुखी बताते हैं, ये अपने आप को चंद्रमुखी बताते हैं, जबकि साथ में ये भगवान श्री कृष्ण की संतान भी अपने आप को बताते हैं। तो ये परीक्षा में अच्छा प्रश्न है कि किस वंश के शासकों को, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस वंश के शासकों को, किस वंश के शासकों को चंद्रमुखी यादव कहा जाता है, यानी किस वंश के शासकों को चंद्रमुखी यादव कहा जाता है। तो बाटी वंश के शासकों को, बाटी वंश के शासकों को चंद्रमुखी यादव कहा जाता है। या फिर प्रश्न परीक्षा में किस दिशा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किस वंश के लोग, किस वंश के राजा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की संतान मानते हैं, यानी राजस्थान के किस वंश के लोग अपने आप को, यानी किस वंश के शासक या किस वंश के लोग अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की संतान मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की संतान मानने वाला वंश कौन सा है? बाटी वंश है। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो संतान मानने वाला जो वंश कौन सा है? भाटी वंश है। और भाटी वंश ने सबसे पहले अधिकार किया था हनुमानगढ़ पर, और फिर हनुमानगढ़ को छोड़कर ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में आ गए, राजस्थान के जैसलमेर जिले में आ गए। और जैसलमेर के बारे में हम पढ़ते हैं तो इतिहासकार ए.बी. लाल ने, इतिहासकार ए.बी. लाल ने जैसलमेर के बारे में क्या बताया था, जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, कि इतिहासकार ए.बी. लाल ने यह बताया था कि यह वही मरुस्थल है। क्या? यह वही मरुस्थल है जिसे वर्तमान में जैसलमेर कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि यह वही मरुस्थल है जिसे वर्तमान में जैसलमेर कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में जो आज जो जैसलमेर जिला बसा हुआ है उस स्थान पर प्राचीन समय में एक समुद्र था। उस समुद्र के जो समुद्र था उस स्थान पर, उस समुद्र के बारे में, उस समुद्र के बारे में हमें यह पता चलता है कि जैसलमेर के स्थान पर, जैसलमेर में प्राचीन समय के जीवाश्म के अवशेष पाए गए थे। जीवाश्म के अवशेष को देखकर यह पता चलता है कि इस स्थान पर तो प्राचीन समय में विशाल मरुस्थल था। इस स्थान पर प्राचीन समय में विशाल मरुस्थल था। गटियाला शिलालेख के अनुसार, गटियाला शिलालेख के अनुसार जैसलमेर का प्राचीन नाम मांडव प्रदेश मिलता है। मांडव प्रदेश तो बहुत बार ये परीक्षा में आया है। जिस प्रकार मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जांगल प्रदेश कहते हैं हम बीकानेर को, और मांड प्रदेश कहते हैं हम जैसलमेर को। इसी प्रकार मारवाड़ कहते हैं जोधपुर को, और मेवाड़ कहते हैं उदयपुर को, ढूंढाड़ कहते हैं जयपुर को, और बागड़ प्रदेश कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब आज का जो वर्तमान समय में जो कंपटीशन की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सर्वाधिक इन्हीं नामों के बारे में मिलान करने वाले क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। एक तरफ जो जिले दे देगा, एक तरफ उनका प्राचीन नाम दे देगा और कहेगा कि सही मिलान कीजिए या सही उत्तर इसका कौन सा है। तो हमें इनका भी ज्ञान रखना है कि कौन से जिले का प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान में कौन से जिले के उपनाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उपनाम भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलो इसके बाद में चलते हैं आगे। तो बट्टी के बाद में, जो बट्टी के बाद में जो शासक हुआ था उनकी अब हम चर्चा करेंगे।
भट्टी के बाद में जो शासक, भट्टी के बाद में जो शासक हुआ था उसका नाम था मंगलराव भाटी। मंगलराव भाटी, राव भाटी, यानी मंगलराव भाटी। भट्टी के बाद में जो शासक हुआ था उसका नाम था मंगलराव भाटी, ठीक है ना। अब मंगलराव भाटी सबसे पहले बटनेर का शासक बना था, बटनेर का शासक बना था, यानी मंगलराव भाटी सबसे पहले बटनेर का शासक बना था, क्योंकि मंगलराव भाटी के जो पिता था उसका नाम बट्टी था, उसका नाम बट्टी था। पिता की मृत्यु के बाद में बट्टी नामक जो शासक था उसके बड़े पुत्र को राजा बनाया गया था। बड़े पुत्र का नाम मंगलराव भाटी था, मंगलराव भाटी। और बट्टी की मृत्यु के बाद में जो जैसलमेर यानी जो भाटी वंश का जो शासक बनता है वो मंगलराव भाटी था। तो बटनेर का जो शासक बना था वो मंगलराव भाटी था। अब मंगलराव भाटी जो बटनेर का शासक बना था उसी समय गजनी के शासक है, गजनी के शासक है, उसी समय गजनी के शासक, यानी मंगलराव भाटी जब बटनेर का शासक था उसी समय गजनी के शासक जिसका नाम था डुंडी, उसका नाम डुंडी था। तो डुंडी ने यानी गजनी का शासक डुंडी था और डुंडी ने मंगलराव भाटी पर आक्रमण किया था, यानी मंगलराव भाटी पर आक्रमण किया था। गजनी के शासक डुंडी और मंगलराव भाटी की सेना के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर मंगलराव भाटी पराजित हो गया, हार गया। और हारने के बाद में उसने बटनेर यानी हनुमानगढ़ को छोड़ दिया और हनुमानगढ़ के बाद में उन्होंने राजस्थान के पश्चिम दिशा की ओर यात्रा की और पश्चिम दिशा की यात्रा करने पर राजस्थान का अंतिम जिला मिला उसे, राजस्थान का अंतिम पश्चिम जिला जैसलमेर मिला। और जैसलमेर नामक स्थान पर मंगलराव भाटी ने भाटी वंश की पुनः स्थापना कर दे थे, भाटी वंश की पुनः स्थापना कर दे थे। तो मंगलराव भाटी ने देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, मंगलराव भाटी ने भाटी वंश की प्रथम राजधानी, बहुत अच्छा प्रश्न है, मंगलराव भाटी ने भाटी वंश की प्रथम राजधानी तनोट नामक स्थान को बनाया था, तनोट नामक स्थान, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तनोट नामक स्थान। ये प्रश्न परीक्षा में एक बार का पूछा गया है कि भाटी वंश की प्रथम राजधानी कौन सा स्थान था। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है कि भाटी वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सा स्थान था। तो भाटी वंश की जो प्रथम राजधानी स्थान था वो तनोट था और तनोट वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, तनोट वर्तमान राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। तो भाटी वंश का जो दूसरा शासक था वो मंगलराव भाटी था और मंगलराव भाटी ने बटनेर का शासक बना था, अर्थात बटनेर का शासक मंगलराव भाटी को बनाया गया था। और मंगलराव भाटी के समकालीन जो गजनी का शासक था उसका नाम डुंडी था। डुंडी ने मंगलराव भाटी पर आक्रमण किया, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध के अंदर मंगलराव भाटी पराजित हो गया। पराजित होने के बाद में और जो हनुमानगढ़ है या बटनेर है उस पर गजनी के शासक का अधिकार हो गया और ये मंगलराव भाटी बटनेर को छोड़कर जैसलमेर आ गया। जैसलमेर में आते ही मंगलराव भाटी ने भाटी वंश की पुनः स्थापना की और भाटी वंश की प्रथम राजधानी बनाई थी। कौन से स्थान को? तनोट को। बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी भाटी वंश की प्रथम राजधानी कौन सा स्थान था? तो भाटी वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो तनोट नामक स्थान था, यानी तनोट भाटी वंश की पहली राजधानी थी। अब जो मंगलराव भाटी के बाद में जो शासक हुए थे, तो मंगलराव भाटी के बाद यानी मंगलराव भाटी का एक पुत्र था जिसका नाम केहर था। यानी मंगलराव भाटी का एक पोता था जिसका नाम केहर था और केहर के बेटे का नाम तणु था। इसी के बेटे का नाम तणु था।
तो यानी मंगलराव भाटी के बाद में, मंगलराव भाटी के बाद में जो भाटी वंश का शासक बना था वो तनु नामक भाटी वंश का शासक बना था, यानी तनु भाटी वंश का शासक बना था। अब क्या हुआ, तनु के समय भी यानी भाटी वंश की राजधानी तनोट थे। तनु के समय भी भाटी वंश की राजधानी तनोट नामक स्थान थे। अब तनु ने तनोट नामक स्थान पर तनोटिया माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तनोटिया माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि तनोटिया माता का मंदिर कौन से स्थान पर है, तो तनोटिया माता का मंदिर तनोट नामक स्थान पर है और तनोट नामक स्थान राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। तनोट नामक स्थान राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। इसी तनोटिया माता को सैनिकों की देवी, इसी को सैनिकों की देवी, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप। हाँ, तनोटिया माता को सैनिकों की देवी, इसी देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी, इसी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और इसी को सैनिकों की देवी कहते हैं क्योंकि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल, इनके जवानों की जो प्रमुख देवी है वो कौन सी देवी है, तनोटिया माता है। और तनोटिया माता है, उसे सैनिकों की देवी भी कहते हैं, उसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। यानी सैनिकों की देवी और थार की वैष्णो देवी कौन सी है, तो तनोट माता है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी। अब जो तनोट माता है, इनको प्रसन्न रखने के लिए रुमाल चढ़ाया जाता है। यानी तनोट माता को प्रसन्न रखने के लिए रुमाल चढ़ाया जाता है। और ये रुमाल कौन से रंग का होना चाहिए, यानी कौन से रंग के रुमाल को चढ़ाने से तनोट माता अति प्रसन्न होती है, तो याद रखना है आपको, ये रुमाल लाल रंग का होना चाहिए। लाल रंग का रुमाल चढ़ाया जाता है तनोट माता को प्रसन्न रखने के लिए। लाल रंग का रुमाल चढ़ाया जाता है तनोट माता को प्रसन्न रखने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की उस देवी का नाम बताइए, जिसको प्रसन्न रखने के लिए लाल रंग का रुमाल चढ़ाया जाता है, तो वो देवी कौन सी है, तनोटिया माता है, सैनिकों की देवी है, थार की वैष्णो देवी है। इसे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं क्योंकि रुमाल चढ़ाने से ये प्रसन्न होती है, इसे रुमाल वाली देवी कहते हैं। अब जो यानी तनु के बाद में जो शासक हुआ था उसका नाम था विजयराज प्रथम। विजयराज प्रथम यानी तनु का ये बेटा था। पहला शासक हमने पढ़ा भट्टी के पुत्र का नाम था मंगलराव भाटी, और मंगलराव भाटी के पोते का नाम था केहर सिंह भाटी, और केहर सिंह भाटी के बेटे का नाम था तनु, और तनु के बेटे का नाम था विजयराज प्रथम। तो हम पढ़ेंगे विजयराज प्रथम। तो विजयराज प्रथम के बारे में तो कोई ज्यादातर इसका उल्लेख है नहीं, इसकी सिर्फ एक ही लाइन मिलती है कि विजयराज प्रथम जब भाटी वंश का शासक हुआ, तनोट का ये शासक बना था। जब ये तनोट का शासक बना था उसी समय लंगा राजपूतों ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसी समय लंगा राजपूतों ने और भाटी वंश के शासक विजयराज प्रथम पर आक्रमण कर दिया था। यानी विजयराज प्रथम पर आक्रमण कर दिया, यानी तनोट पर आक्रमण कर दिया, राजधानी पर आक्रमण कर दिया, तनोट को नष्ट कर दी पूर्ण रूप से। तनोट यानी भाटी वंश की प्रथम राजधानी थी, उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दी। और नष्ट करने के बाद विजयराज प्रथम की हत्या भी लंगा राजपूतों ने कर दी, यानी लंगा राजपूतों ने इसकी हत्या कर दी थे।
अब जो विजयराज प्रथम के बेटे का नाम था, यानी विजयराज प्रथम है, उसके पुत्र का नाम देवराज था। इसके पुत्र का नाम देवराज। इसके बाद में जो जैसलमेर का शासक बनता है वो देवराज। जैसलमेर का शासक ही देवराज। देवराज। अब देवराज, अब जिस प्रकार कि देवराज के पिता का नाम विजयराज था और विजयराज जब भाटी वंश का शासक हुआ था तब लंगा राजपूतों ने विजयराज प्रथम पर आक्रमण करके तनोट नामक स्थान पर अधिकार कर लिया और विजयराज प्रथम की हत्या कर दी। अब विजयराज के बेटे का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। अब देवराज जैसे ही बड़ा हुआ तो अपने पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए, पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए इसने लंगा राजपूतों पर आक्रमण किया। देवराज और लंगा राजपूतों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में देवराज की विजय हुई। जिस युद्ध में देवराज की विजय हुई थे। अब क्या काम, देवराज देखो प्रथम राजधानी थी, भाटी वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो तनोट नामक स्थान था। यानी भाटी वंश की जो पहली राजधानी थी वो तनोट नामक स्थान था और तनोट नामक स्थान, यानी तनोट नामक स्थान भाटी वंश की प्रथम राजधानी था। अब जो ये देवराज राजा बनता है, अब जो ये देवराज राजा बनता है तो देवराज ने भाटी वंश की राजधानी बदल दी। ठीक है ना? इसने जैसलमेर का एक लोद्रवा स्थान है, लोद्रवा, जैसलमेर का लोद्रवा नामक स्थान को इसने भाटी वंश की सेकंड राजधानी बना दी। यानी भाटी वंश की राजधानी, तो भाटी वंश की प्रथम राजधानी तनोट और भाटी वंश की दूसरी राजधानी लोद्रवा। अब यह प्रश्न आ सकता है कि भाटी वंश के उस राजा का नाम बताइए, यानी भाटी वंश के उस राजा का नाम बताइए जिसने तनोट नामक स्थान को राजधानी से हटाकर लोद्रवा नामक स्थान को राजधानी बनाया था। उसका नाम देवराज था। क्या नाम था? देवराज। देवराज ने महारावल की उपाधि धारण की थी। महारावल की उपाधि धारण की थी इस देवराज ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। भाटी वंश का प्रथम शासक है, भाटी वंश का प्रथम शासक है जिसने महारावल की उपाधि धारण की थी। तो भाटी वंश का प्रथम शासक देवराज भाटी था जिसने महारावल की उपाधि धारण की। अब देवराज के बाद में जो राजा हुए थे, यानी देवराज के बाद कौन कौन से राजा हुए थे, तो देवराज के बाद मुग नामक भाटी राजा हुआ था। मुग के बाद में वत्सराज राजा हुआ था। वत्सराज के बाद में दुसाज नामक शासक हुआ था। तो मुग और वत्सराज का इतिहास भाटी वंश के शासकों में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है इनका सिर्फ नाम मिलता है। अब पढ़ेंगे दुसाज। तो दुसाज का जो पुत्र था उसका नाम रखा गया था विजयराज सेकंड। इसके पुत्र का नाम था विजयराज सेकंड, यानी दुसाज का बेटा था विजयराज सेकंड। विजयराज का विवाह चालुक्य राजा सिंहराज की पुत्री से हुआ था। इसका विवाह चालुक्य शासक सिंहराज की पुत्री से हुआ था। सिंहराज की पुत्री से विजयराज सेकंड का विवाह हुआ था। और जैसे ही अपने ये ससुराल गया, ससुराल पाटन था इनका, पाटन गया ये, तब इसकी सास ने कहा था अपने दामाद को कि हे वत्स, उत्तर प्रदेश के राजा हमारी भूमि को हड़प रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के राजा हमारी भूमि को हड़प रहे हैं, अतः आप हमारी रक्षा करो। तो इसने अपने सास की, यानी उसका सास का जो कहा हुआ शब्द था वो सत्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के शासकों के साथ इसने लड़ाई शुरू कर दी। और उत्तर प्रदेश के शासकों के साथ लड़ाई होने से पाटन में ही विजयराज सेकंड की मृत्यु हो गई। तो देखो जिस प्रकार दुसाज के बेटे का नाम विजयराज सेकंड था,
विजयराज का विवाह चालुक्य शासक सिंहराज की पुत्री से हुआ था। इसका विवाह पाटन शहर में हुआ था, पाटन में। और पाटन शहर में जैसे ये विजयराज सेकंड गया था, तब इसकी सास ने कहा था कि हे वत्स, उत्तर प्रदेश के राजा हमारी भूमि को हड़प रहे हैं, हमारे पास न कोई विशाल सेना है, न सेना का नेतृत्व करने वाला है, अतः आपसे हमारी विनती है कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तब क्या काम हुआ कि विजयराज सेकंड ने उत्तर प्रदेश के शासकों के साथ लड़ाई शुरू की और ये पाटन नामक स्थान पर ही विजयराज सेकंड मारा गया। अब विजयराज सेकंड का जो बेटा था, यानी विजयराज सेकंड का बेटा था, उसका नाम था जैसल सिंह, राव जैसल सिंह। राव जैसल सिंह, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ जाते हैं इनके प्रश्न। राव जैसल सिंह, तो राव जैसल सिंह ने, देखो इसने सबसे पहले तो जैसलमेर शहर बसाया था। पहला प्रश्न, इसने जैसलमेर शहर बसाया था, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसने जैसलमेर शहर बसाया था। तो देखो जैसलमेर शहर बसाया था इसने 1155 में। 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौके 44 और 11 पंजो 55। तो 1155 में जैसल सिंह भाटी ने जैसलमेर शहर बसाया था, जैसलमेर शहर बसाया था। अतः जैसल सिंह भाटी ने लोद्रवा स्थान को छोड़कर इन्होंने जैसलमेर को राजधानी बना दी। भाटी वंश की राजधानी जैसलमेर किसने बनाई थे? तो ये प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं परीक्षा में, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं कि भाटी वंश की राजधानी जैसलमेर बनाने वाला शासक कौन था। तो देखो पहला देखो जैसलमेर, जो भाटी वंश की प्रथम राजधानी थी वो तनोट थी। देवराज ने राजधानी बदल दी, लोद्रवा ले आया। उसके बाद जैसल सिंह भाटी शासक हुआ, उन्होंने जैसलमेर को शहर बसाया और जैसलमेर को ही भाटी वंश की राजधानी बना दिया था, यानी जैसलमेर शहर की स्थापना की थी। इसी जैसलमेर शहर को वर्तमान में स्वर्ण नगरी, बहुत अच्छा प्रश्न है बीएसटीसी वाला, राजस्थान पुलिस वालों के लिए ये प्रश्न परीक्षा में 100% ही आएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता जी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान यानी स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, या स्वर्ण नगरी कौन से शहर को कहते हैं, प्रश्न आएगा ये परीक्षा के अंदर। तो स्वर्ण नगरी बराबर जैसलमेर, यानी जैसलमेर। लेकिन कई बार विचलित कर देते हैं, ये स्वर्ण के समान ही दूसरा और है जिसे सुवर्ण कहते हैं। तो आपको याद रखना है सुवर्ण बराबर जालोर, यानी सुवर्ण किसे कहते हैं? जालोर को, और स्वर्ण किसे कहते हैं? जैसलमेर को। याद रखना ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने, दोनों में से एक परीक्षा में अवश्य आना है, आपको विशेष रूप से ये बता रहे हैं हम। हाँ, तो जैसलमेर शहर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। इसी को राजस्थान का गुलाब कहते हैं, राजस्थान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं। इसी को अंडमान निकोबार भी कहते हैं, इसे अंडमान निकोबार भी कहते हैं जैसलमेर को ही पंखों की नगरी कहते हैं, पंखों की नगरी, जैसलमेर को ही पंखों की नगरी कहते हैं। इसे ही गलियों का शहर कहते हैं, गलियों का शहर जैसलमेर को ही कहते हैं। इसे हवेलियों का नगर भी कहते हैं, हवेलियों का नगर भी कहते हैं। इसे अंधी घाटी भी कहते हैं, अंधी घाटी। मैंने आपको कल बताया था कि राप्ती घाटी बीकानेर और अंधी घाटी जैसलमेर दोनों हैं ये। तो देखो जैसल सिंह भाटी ने जैसलमेर शहर की स्थापना की थी। उन्होंने यानी भाटी वंश की राजधानी जैसलमेर को बनाया था। जैसलमेर को वर्तमान में स्वर्ण नगरी भी कहते हैं।
इसे राजस्थान का गुलाब भी कहते हैं, इसे राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहते हैं, इसे पंखों की नगरी भी कहते हैं, इसे गलियों का शहर भी कहते हैं, इसे हवेलियों का नगर भी कहते हैं, इसे अंधी घाटी भी कहते हैं, इसे अंधी घाटी भी कहते हैं। अब क्या हुआ कि 1155 में और जैसल सिंह भाटी ने 1155 में जैसल सिंह भाटी ने 1155 में जैसल सिंह भाटी ने 1155 में जैसल सिंह भाटी ने जैसलमेर में एक दुर्ग बनवाया था, जैसलमेर में एक दुर्ग बनवाया था, जिसी दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। कौन सा? सोनारगढ़ है। बहुत बार परीक्षा में आ जाता है सोनारगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है, तो सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण 1155 में जैसल सिंह भाटी ने करवाया था। ये सोनारगढ़ दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी। ये सोनारगढ़ दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। आपको याद रखना है, चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग और त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। अब जो इन्होंने ये जैसलमेर दुर्ग बनवाया था, यानी इस दुर्ग जो जैसलमेर दुर्ग है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। यानी जैसलमेर दुर्ग है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है और पीले पत्थर सूर्य की रोशनी में सोने के समान चमकते हैं। इसी कारण सोनारगढ़ दुर्ग, इसी कारण जैसलमेर दुर्ग क्या कहलाता है? स्वर्ण दुर्ग कहलाता है। कौन सा? स्वर्ण दुर्ग। तो स्वर्ण दुर्ग जैसलमेर है, पीले पत्थरों से बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। 1155 में निर्माण करवाया गया था। निर्माण करने वाला व्यक्ति जैसल सिंह भाटी था। इसके बाद में पढ़ते हैं, तो ये जो सोनारगढ़ दुर्ग है, जो स्वर्ण दुर्ग है, ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें पत्थरों से बनी खिड़कियां हैं। पत्थरों से बनी खिड़कियां कौन से दुर्ग में हैं? तो पत्थरों से बनी खिड़कियां सोनारगढ़ दुर्ग में है। एकमात्र दुर्ग है जिसमें चूने पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है, चूने पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। ये चूने पत्थर का उपयोग नहीं हुआ है, इसमें पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया दुर्ग है ये। ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें चूने पत्थर का उपयोग नहीं हुआ। बराबर सोनारगढ़, बराबर स्वर्ण दुर्ग, बराबर जैसलमेर दुर्ग। इसके बाद में पढ़ते हैं, तो जो ये सोनारगढ़ दुर्ग है, इसमें पत्थरों की खिड़कियां हैं, पत्थरों की खिड़कियां हैं सोनारगढ़। यानी जो सोनारगढ़ दुर्ग है, यानी इस दुर्ग में 99 बुर्ज हैं। 99 बुर्ज, बहुत अच्छा प्रश्न है। 99 बुर्ज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिविंग फोर्ट को छोड़कर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिविंग फोर्ट को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसी दुर्ग का है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसी दुर्ग का है। इस दुर्ग के बारे में कहावत है कि पत्थरों की टांगें, बहुत अच्छा प्रश्न है, पत्थरों की टांगें, लोहे का शरीर, पत्थरों की टांगें, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा। यानी पत्थरों की टांगें, लोहे का शरीर और काठ का घोड़ा हो तभी इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। यानी इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थरों की टांगें होनी चाहिए, यानी पत्थरों के समान मजबूत टांगें होनी चाहिए, लोहे के समान शरीर और काठ का घोड़ा होना चाहिए, तभी इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। यानी तभी इसी दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। ढाई साके का प्रमाण
डाइसाके का प्रमाण इसी दुर्ग में प्राप्त हुआ था। ये डाइसाके का प्रमाण वाला प्रश्न है, ये आरपीएससी 2005 सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछ लिया गया था। ये प्रश्न आरपीएससी 2005 सेकंड ग्रेड के प्रश्न जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें डाइसाके का प्रमाण प्राप्त हुआ था। तो राजस्थान का जो दुर्ग है वो सोनारगढ़ है, वो स्वर्ण दुर्ग है, वो जैसलमेर वाला दुर्ग है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें लकड़ी की छत है। लकड़ी की छत वाला दुर्ग भी कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। पत्थरों की खिड़कियां भी कौन सी है? जैसलमेर दुर्ग में। चूने पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है जैसलमेर वाले दुर्ग में। 99 बुर्ज कौन से दुर्ग में है? जैसलमेर वाले में। पत्थरों की टांगे होगी तभी इसी दुर्ग तक पहुंचाया जा सकता है, जैसलमेर दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है। पीले पत्थर सूर्य की रोशनी में सोने के समान चमकते हैं, इसी कारण यह स्वर्ण दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर जो सबसे बड़ा लिविंग फॉल्ट है वो सोना यानी इस जैसलमेर दुर्ग का है, और डाइसाके का प्रमाण भी इसी दुर्ग में प्राप्त हुआ था। थैंक्स, आगे फिर मिलेंगे।